गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्वेश्चन मैनेज करना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन होते हैं और 5 में 2 ऑप्शन डी और ई, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको जो है कैसे मैनेज करना है ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि इससे आपके नंबर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। मैंने जो है खुद अनुभव किया। मेरे 3 एग्ज़ाम थे, 6 to 8 SST, 9 10th SST और 11 12th हिस्ट्री, और मैंने तीनों एग्ज़ाम को पास किया और तीनों एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर थे। तो समझ लीजिए कि कैसे मैंने मैनेज किया। ऐसा नहीं है, मेरे साथ में जो एग्ज़ाम दे रहे थे उन लोगों को भी नॉलेज बहुत अच्छा था। वो हम मेरे साथ में भी जो मेरे फ्रेंड लोग थे उनको नॉलेज बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियाँ किया जो कि डी और ई ऑप्शन को मैनेज करने में, जिससे उनके मार्क्स कम हुए। मैंने वो मैनेज जो है पहले भी कई क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किया था। आप लोगों से मैं बार बार बताता हूँ कि जितना हो सके क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर को देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे बीपीएससी पीसीएस का पेपर आप ले लीजिए, चाहे किसी आयोग का पेपर ले लीजिए। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट ऐसे किसी का करने से बचिए, किसी कोचिंग का या उसका, क्योंकि वो ऑथेंटिक बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आयोग अपना आंसर कुछ अलग मानता है और आप लोगों को कुछ और उसमें बताया जाता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। इस वजह से जो है आप लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करिए जो कि ऑथेंटिक हो, जो आयोग का हो। तो इसलिए उसके बारे में देखिए हम लोग बात करेंगे कैसे जो है डी और ई ऑप्शन को मैनेज करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। अब देखिए संघीय विधायी निकाय, इसमें जो है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद। तो आप जानते हैं कि लोकसभा में भी जो है विधायी मतलब विधेयक वगैरह आता है, राज्यसभा में भी आता है। लेकिन अब इसमें बहुत लोग डी ऑप्शन को लगाए थे, बहुत लोग डी ऑप्शन को लगाए थे क्योंकि उन्हें लगा कि लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा, संसद भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें केवल संसद को ऑप्शन माना गया। क्यों? क्योंकि संसद में इसमें केवल लगा दिया और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आ जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर संसद होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर वही क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब देखिए इसमें अलग अलग दिया है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो आप जानते हैं कि संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपने देखा। अब फिर जो है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। अब कुछ क्वेश्चन की जो है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ ले गए और उसको समझ गए कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन यकीन मानिए सही हो जाएगा। इसमें है असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी गलत आपको पहचान करना है। तो सबसे पहला क्या है ऑप्शन? लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मतपत्रों का उपयोग हो रहा है। ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई। ये भी सही है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, तो इसमें गलत कोई नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत लोग गलती कर देते हैं, वो उपयुक्त में से एक से अधिक लगा देते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फिर राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? अब देखिए जब भी ऐसा आए कि नहीं है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए क्वेश्चन में और उसको अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे बड़ी बात होती है, आप लोग उसको अंडरलाइन किए रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हमको क्या छांटना है इसमें। तो देखिए नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना, तो ये तो सही है, राष्ट्र निर्माण के लिए सही है। विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक विज्ञान जीवन, ये भी सही है। फिर क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसके हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, यानी ये राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में सम्मिलित नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। और स्टेटमेंट ऐसे देखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी नहीं मानना चाहिए।
क्षेत्रीय आकांक्षाएं तो सबकी होती है राजनीतिक अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। तो जो है इसको गलत नहीं माना जाना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़िए। जैसे इसमें राष्ट्रभाषा लिखा है, आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को नहीं दिया गया है, किसी भी भाषा को। देवनागरी लिपि को क्या दिया गया है, राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन क्या है, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि लास्ट में क्या कह रहा है, असत्य है कि सत्य है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं कि हमको पता नहीं होता है असत्य है सत्य है, उसी में कन्फ्यूजन रहता है। एक बार सोचते हैं असत्य है कि सत्य है, तो ऐसा नहीं, आप तो तुरंत उसको अपने सरल भाषा में लिख लीजिए कि कौन सा कथन गलत है। असत्य और सत्य नहीं, आप सही और गलत लिख लिया करिए, तो लिखिए उसको गलत है। फिर जो है कैसे पढ़ना है, इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई, ये स्टेटमेंट आप लोग जानते हैं कि सही है। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की, ये भी सही है। इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है बहुत लोग सोचेंगे कि डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपको पूछा है कौन सा कथन असत्य है और इसमें सारे सत्य हैं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें बोला है कौन सा कथन सही है, तो ये आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, ये गठबंधन सरकारों का युग है, ये संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है। और क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। फिर आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई अभी जो है बीपीएससी में जो ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पर फंसाने का है, क्योंकि जो है यहाँ से ये तय होता है कि हाँ कौन कितना ध्यान दे रहा है क्वेश्चन पर। तो आप लोग को स्टेटमेंट से ज़्यादा इस पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि कम से कम आप इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़िए, रुकिए, उस पर टाइम बहुत रहता है, आप आराम से रुक कर उसको सॉल्व करिए। आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह एक भारतीय सिद्धांत है, ठीक है। यह सिद्धांत केशवानंदन भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, ठीक है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि कौन सा सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। बोलता कि कौन सा असत्य है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि कोई भी जो है इसमें गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर जो है ऑप्शन है, भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर जो यहीं पर लिखा होता कौन सा कथन असत्य है, तो हम लोग क्या लगाते, ई, इसको समझ लीजिए, तो हम लोग क्या लगाते, ई लगाते। हाँ, अब ये देखिए बहुत लोग जल्दबाजी में रहते हैं और वो क्वेश्चन ध्यान देखिए, अधिकतर लोगों के क्वेश्चन जो है जो गलत होते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो उन्हें आता है लेकिन वो जल्दबाजी में गलत करते हैं, और बाद में जब पेपर को पलटते हैं एग्ज़ाम के बाद में, तब उनको अफसोस होता है कि मैंने कैसे जो है ये गलती कर दी, बल्कि ये क्वेश्चन तो गलत होने लायक था ही नहीं। आप लोगों में से भी बहुत लोग देते होंगे एग्ज़ाम, तो देखते होंगे, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन अब उन सब चीज़ों को मैंने कम कर लिया है, और जैसे ही आप कम करेंगे, आप यकीन मानिए आपके नंबर बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ उत्तर प्रदेश का सीट ज़्यादा है, महाराष्ट्र का, पश्चिम बंगाल का, बिहार का, ऐसे क्रम है, लेकिन वो बढ़ते से घटते क्रम में है। और पूछा क्या है, बढ़ते क्रम में, इसको ध्यान से देखिए, पूछा क्या है, बढ़ते क्रम में, यानी कम से ज़्यादा की ओर। अगर जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग पहले लिख लीजिए यहीं से, बढ़ते क्रम, कभी कभी आरोही क्रम पूछ लेता है, कम से ज़्यादा की ओर।
और कभी कभी आरोही क्रम पूछ लेता है। तो आरोही क्रम में क्या करेंगे, ज़्यादा से कम से ज़्यादा की ओर, अवरोही में क्या करेंगे, ज़्यादा से कम की ओर। तो इसको वहीं पर नोट कर लिया करिए। तो अब इसमें घटते हुए क्रम में दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर जो है देखिए, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। तो इसका ये अधिक उत्तरदायी है, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, ये मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर यही पूछ लेता क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे जो है ऑप्शन को आपको लोगों को देखना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर तुरंत नोट कर लीजिए कौन सा कथन गलत है। यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर जो है इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए 1 2 3 4, यानी जिसमें भी दो, अब ये दोनों सही थे, आप लोगों को पता है, ये दोनों और ये चौथा वाला सही है। तो जिसमें भी ये सब चारों और 2 1 2 4 आ गया, तो वो सब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक क्वेश्चन और बचा है, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अब देखिए गलत पूछ लिया है, डायरेक्ट असत्य नहीं लिखा है। तो सत्य असत्य गलत सही ये सब चीज़ें जो है आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लिया करिए। सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच साझा की जा सकती है, ये भी सही बात है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। यानी स्टेटमेंट तीनों सही हैं। और पूछा क्या है कि कथन कौन सा गलत है, तो कोई कथन नहीं गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है आज का मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग डी और ई को कैसे जो है मैनेज करिए, इससे आपके निश्चित रूप से क्वेश्चन सही होंगे, अधिकतम क्वेश्चन सही होने के चांस हैं। और आप लोग इसको देखिए, अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करके हमको फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप लोगों के लिए ऐसे लगातार वीडियो बना रहे हैं हम, और मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों का बेहतर नंबर से जो है सिलेक्शन हो, और जो गलतियाँ अधिकतर लोग करते हैं उनसे आप लोग बच सकें। इसीलिए जो है इन सब टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो है आप लोगों को थोड़ी जो है सुविधा मिल पाए। आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, तो मैं इन सब स्थितियों से गुजर चुका हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आप लोगों को इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए जो भी गाइडेंस चाहिए होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया है। आप वहाँ से जुड़कर मुझसे डायरेक्ट जो है कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके लिए जो है हमेशा हम अवेलेबल हैं, तो इसलिए जो है आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।